चले जी, तो अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। हमने अभी रिसेंट में एक टेस्ट कंडक्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और उसमें हमने लिया था चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी, 1950, एंड चैप्टर नंबर 3, एलपीजी पॉलिसी, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। जी, एलपीजी पॉलिसी। तो अब हमने उसका टेस्ट कंडक्ट किया था, तो आज हमें उसका डिस्कशन करना है कि उसके आंसर्स हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 था, डैश वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy। तो 1991 की पॉलिसीज को लेकर जरा ध्यान से, एक नहीं इससे रिलेवेंट और क्वेश्चंस भी हम समझते चलेंगे। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की गई। उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कंट्री के, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जी, ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि फिर अभी के लिए आप कह सकते हो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे। दैट इज वाई, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गाइडेंस में और उनके अंडर में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च हुई थी। दैट इज वाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा गया फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जी, तो अब इस नाम से भी आपको याद रखना है कि इनको फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टेटस मिला है। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उर्जित पटेल सर कौन थे? उर्जित पटेल भाई साहब गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये वो थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनिशिएट लिया था। और प्रणब मुखर्जी जी थे, वो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल कंडीशन है। तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करी थी हमने, तो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी गाइडेंस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च हुई, और इनको हमने फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन था। हम आगे भी इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का ये जो स्टेटस, खिताब मिला है, किसको आर्किटेक्ट कहा गया है? ये कौन थे? विलियम डिग्बी, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नारोजी, आरसी देसाई। तो भाई दादा भाई नारोजी, बहुत सारे बच्चों ने टिक भी किया और उनको लगा दादा भाई नारोजी होगा। दादा भाई नारोजी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है पोवर्टी लाइन को लेकर। और एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स इन्होंने जो है कंट्री की पर कैपिटल और नेशनल इनकम भी एस्टिमेट कराई थी, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है पीसी महालोनोबिस। जी, पीसी महालोनोबिस इज द करेक्ट आंसर। ये है जिनको हमने आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया कहा। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना है, आर्किटेक्ट जो है वो पीसी महालोनोबिस हैं। आफ्टर फर्स्ट प्लान, जब सेकंड 5 ईयर प्लान बना, तब उसके बाद से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया 5 ईयर प्लानिंग में। सेकंड 5 ईयर प्लान से ही इनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, क्या आर्किटेक्ट कौन है? पीसी महालोनोबिस। दादा भाई नौरोजी नहीं है, विलियम डिग्बी और आरसी देसाई भी नहीं है। ये दोनों एस्टिमेटर्स थे उस टाइम पर, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कंट्री की पर कैपिटा और नेशनल इनकम निकालने में जो बड़े एस्टिमेटर्स थे, उनमें इनका नाम था आरसी देसाई और विलियम डिग्बी का। और दादा भाई नारोजी में भी उसी में थे। ठीक है जी। ओके सर जी। अब चलते हैं आगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लैंड रिफॉर्म क्या है इनमें से? ठीक है जी। पहला, फिक्सिंग द साइज ऑफ लैंड। तो बेटा ध्यान रख के चलो, देखो छोटी छोटी सी गलतियां बहुत ज्यादा हुई है एमसीक्यूज में। ये जो फिक्सिंग अप अ लैंड है, इसको हम भूले से भी बेटा लैंड रिफॉर्म मत लिखना, ये लैंड सीलिंग होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें आगे भी क्वेश्चंस अच्छे से याद रहे। लैंड सीलिंग किसको बोलते हैं सर? फिक्सिंग अप अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड। तो जब जमीन की मैक्सिमम लिमिट को सेट किया जाता है उसको लैंड सीलिंग कहते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन में तो लैंड रिफॉर्म है। तो बेटा लैंड रिफॉर्म का जो मेन मोटिव था वो था ये, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जो ओनरशिप है लैंड होल्डिंग्स की, जो कि जमींदारी सिस्टम बना हुआ था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, उसमें चेंजेस करना, कि वो लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को हमें चेंज कराना था। जबकि लैंड रिफॉर्म के अंदर ही एक पार्ट लैंड सीलिंग भी आता है। लेकिन लैंड सीलिंग का मतलब एक लैंड का मैक्सिमम साइज होता है। ठीक है जी। तो सीधा सा आंसर है, लैंड रिफॉर्म का मतलब मेन एम इज टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। जो जमींदारी सिस्टम के टाइम पर लोगों ने जमीनें हड़प रखी थी, जो जमींदारी सिस्टम के टाइम पर जमींदारों ने अपना एक राज बना रखा था, हमें उस सिस्टम को खत्म करना था। और उसको खत्म करने का मतलब ये था कि हम अपनी लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप को चेंज करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग ऑल द फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग था, काफी बच्चों का ठीक भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं बात करूं तो उसने बोला है जी, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। ठीक है जी, सही बोल रहा है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या गलत? बहुत ध्यान से। नो डाउट ये वाला एमसीक्यू इजी नहीं था आपके लिए। ठीक है जी, जिन्होंने करा उनके लिए मतलब स्पेशली कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से, कि उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझने का काम है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? पहला पॉइंट देखो, गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सीधा सा है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ने क्या बोला था? वो इकोनॉमी जिसके अंदर ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम इज टेकन बाय बोथ। सरकार भी डिसीजन लेती है और मार्केट फोर्सेस भी डिसीजन लेती है एक साथ। तो सर पहला पॉइंट तो हुआ बिल्कुल ठीक। अब बेटा बचे हुए दोनों पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या है जी? द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जी, गवर्नमेंट वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जो वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है। और यहीं पर आकर मैं लगा देता हूं इस पे क्रॉस, कि मिक्स इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है जी, द मार्केट विल प्रोड्यूस टू द गुड्स एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट फेल्स टू डू। और मार्केट वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगी जो गुड्स गवर्नमेंट फेल हो गई प्रोड्यूस करने में। तो बच्चे याद रखना, मिक्स इकोनॉमी के अंदर डिसीजन टेकन बाय बोथ होता है, जो कि सबको ही पता है कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है और मार्केट भी डिसीजन लेती है टुगेदर। बट इसमें जो बाकी के दोनों पॉइंट्स है वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट वो चीजें प्रोड्यूस करेंगी जो मार्केट फेल हो जाएगी। यानी मार्केट अगर उस चीज में फेल होती है तो गवर्नमेंट वहां पर अपनी इंटरवेंशन कर कर वो सामान प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ था मार्केट वो सामान प्रोड्यूस करेगा जिसमें गवर्नमेंट फेल होगी। तो एट द एंड अगर क्रक्स देखें इस पूरी बात का, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर 3 बातें याद रखनी है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट टुगेदर चलते हैं डिसीजंस में। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट वो चीजें प्रोड्यूस करती हैं जो मार्केट मार्केट फोर्सेस फेल हो जाएगा प्रोड्यूस करने में। और तीसरा, मार्केट वो सामान प्रोड्यूस करेगा वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस इट कैन प्रोड्यूस वेल। तो यहाँ पर सरकार की जगह मार्केट आना था और मार्केट की जगह गवर्नमेंट आना था। तो सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर इज ओनली 1। ठीक है जी। चलो सर जी, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो टेस्ट का डिस्कशन करने का मोटिव नंबर्स नहीं है, टेस्ट का डिस्कशन करने का मोटिव है
और ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा बी आंसर है टिक कर लो, सी आंसर है टिक कर लो। डिस्कशन का मतलब होता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हम उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत आसान क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे उन्होंने करेक्ट किया है क्वेश्चन। सोशलिस्ट सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर, डेमोक्रेसी, 5 ईयर प्लानिंग के आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आपको बड़े अच्छे से याद होगा 4 इंपॉर्टेंट गोल्स, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। बार बार आपने ये पढ़ा है कि ये 4 बड़े मोटिव हमारे होते हैं। किसके मोटिव सर? 5 ईयर प्लान के 4 बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स। 5 ईयर प्लान के 4 इंपॉर्टेंट गोल्स कौन कौन से हैं जी? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1, 2, 3 एंड 5 नेशनलाइजेशन कोई करेक्ट आंसर नहीं है और ना वो हमारा 5 ईयर प्लान का कोई इंपॉर्टेंट गोल था। तो यहां तक बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। हाँ जी सर जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कुछ बच्चों का पैर फिसला है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ी खतरनाक चोट लगी है, उनका आंसर गलत हुआ है इसमें। जीएसटी इम्प्लीमेंटेड बोल रहा है भैया, बनाया कब था ये नहीं। जीएसटी पॉलिसी जो बनी थी, यानी जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये इंट्रोड्यूस तो 2016 में हो गई लीकेज। यानी बिल्कुल कदम कदम पर फूक फूक कर रखना पड़ेगा अपना पैर, कभी आप जल्दबाजी में कुछ का कुछ कर दें, और यहीं पर एमसीक्यूज में मिस्टेक होती है। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, लेकिन तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017। सीधा सा आंसर है, कोई ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से तरीके हैं जिससे आप इंपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? तो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, और उसके अंदर बताया गया था बेटा इंपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो टैरिफ लगाओ, कोटास लगाओ, और जो सामान बाहर से मंगाते हो उनका सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अपनी कंट्री में इंपोर्ट के लिए एक बैरियर बना सकते हो। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें करेक्ट होगा। तो आपका सिंपली आंसर 7 का ए है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारे पास? प्रोटेक्शन के वेज, टैरिफ है हमारे पास जिसके अंदर हम टैक्स लगाते हैं, कोटाज है हमारे पास, और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना है। ठीक है जी। जी ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड? कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव है जो आपको आप फॉरेन गुड्स की डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है? तो भैया फॉरेन गुड्स की डिपेंडेंस हम कम करते हैं, फॉरेन से सामान कब मंगाते हैं? जब वो सामान अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं होता, तब आपको वो सामान फॉरेन कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो सही कौन सा वाला? इक्विटी ना, मॉडर्नाइजेशन नो, इकोनॉमिक ग्रोथ नो, सेल्फ रिलायंस। व्हेन यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, तो बेटा फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी से मांगने की। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अपने फ्रेंड्स पर या अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट होता है किसी चीज को लेकर, तो वो कब होता है? जब उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं होती और वो चीज दूसरों से मांगता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ भैया आप अपनी डिपेंडेंस उनसे कम करो, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सीधा सा आंसर था 8th क्वेश्चन का आंसर नंबर ए। ठीक है जी। तो यहां तक क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। अब हम आगे चलते हैं। 8th हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की तरफ। ठीक है सर जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सर ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। व्हीट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, भैया व्हीट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, व्हीट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। कलर भी हमने ग्रीन ही यूज करा है। मेज रेवोल्यूशन नहीं था, फॉरेस्ट रेवोल्यूशन नहीं था, व्हीट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन।
सर कैसे पता चला? भैया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो मेनली 2 कमोडिटीज में हुआ था, व्हीट एंड राइस। ठीक है जी, व्हीट और राइस के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता राइस रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, तो उसका आंसर भी आप ग्रीन रेवोल्यूशन ही कर देते। प्रश्न नंबर 10 सर जी, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी है, सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो सर सब कुछ तो सेम था, न्यू इंडिया फॉर ट्रेडिशनल इंडिया बिल्कुल इनकरेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट की जगह वर्ड इंस्टीट्यूशन है और यहाँ भी गलत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी गलत है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज करेक्ट आंसर। तो यह है आपके नीति आयोग की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर ऑफ फॉर की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं जी, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। यहाँ भी गलती हो गई, पता नहीं कैसे, बार बार आ रहा है। 4 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, 4 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, इक्विटी ये आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ ये आ गया, सेल्फ अंबानी ये आ गया। अब बचा जो नहीं है ऑब्जेक्टिव, वो है डेवलपिंग गुड रिलेशन। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके 5 ईयर प्लान का। तो करेक्ट आंसर था आपका डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रीजन असर्शन है और मोस्टली बच्चों के गलत भी हुए हैं और समझना है कहां पर गलती हुई है। ठीक है सर जी, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। सही में, हाँ जी सही है बिल्कुल। लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना। अब वो कह रहा है रीजन क्या है इसका, तो रीजन में लिख रहा है भाई, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। अभी जो रीजन इसने लिखा है, जो रीजन में स्टेटमेंट है वो ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, यानी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, वो नॉट डिक्लाइन, लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। बात ठीक है। अगेन ऑप्शन जरा, हमारी प्रॉब्लम कहां पर आती है, सी और डी ऑप्शन तो हमें बड़े जल्दी समझ आता है, हमें प्रॉब्लम होती है ए और बी वाले ऑप्शन में कि सर ये दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेटा ये जो रीजन लिखा हुआ है, रीजन तो करेक्ट है जी, रीजन इज करेक्ट कि लोग जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी लोग एग्रीकल्चर में एंगेज रहे। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो रीजन सर ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है इस चीज का कि लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड ग्रेन में, तो उसका रीजन ये नहीं है कि लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी सर जी, क्वेश्चन नंबर जरा 13 की बात कर लेते हैं। एवरी गवर्नमेंट इकोनॉमी, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसई। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए इज करेक्ट। अच्छा, ठीक है जी सर, ए इज करेक्ट। रीजन क्या लिख रहा है जी, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। कह रहा है जी हर साल सरकार अपना डिस इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट डिसाइड करती है पीएसई को लेकर, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर साल
सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सेट करती है। लेकिन कह रहे जी इसका रीजन ये है कि सरकार के लिए डिसइन्वेस्टमेंट एक एक्सीलेंट टूल है, इसके लिए जो पब्लिक सेक्टर लॉस कर रहे हैं। यानी अगर आपके पब्लिक सेक्टर लॉस कर रहे हो तो बेच दो, सबसे बढ़िया टूल यही है। तो यहाँ पर आकर भी हम वही कहेंगे कि रीजन है तो ठीक, रीजन ठीक है कि हाँ डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा टूल है जिसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस को अगर लॉस हो तो हम उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। बट सरकार इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं करती क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट को एक एक्सीलेंट टूल समझती है। तो ए एंड आर बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है जी, लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू रिस्ट्रिक्शंस। इसमें भी क्वेश्चन में बहुत सारी गलती हुई है। कौन कौन से मेजर्स थे लिबरलाइजेशन से पहले जो हम ले चुके थे 1990s में? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लग चुका था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी हमने बना ली थी, टैक्स में भी थोड़े बहुत रिफॉर्म हमने 1991 से भी पहले किए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई थी, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हमने किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सब चीजें चैप्टर नंबर नेक्स्ट से पहले की हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। जी, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। ये सारे मेजर्स हमने 1990 से पहले लिए थे, बट ये सब इफेक्टिवली नहीं लिए गए, इसीलिए 1991 के बाद दोबारा से ये चीजें हुई हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है जी? टैरिफ मेक इंपोर्टेड गुड्स चीपर ना, टैरिफ से गुड्स चीपर नहीं बल्कि क्या बनते हैं? कॉस्टली। तो आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, जितना टैरिफ बढ़ेगा उतनी गुड सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है सर, कॉस्टली है। 16 का आंसर करेक्ट पेयर बताना था, वही गड़बड़ी करते हो तुम लोग, मैच द फॉलोइंग करके बैठ जाते हो। करेक्ट पेयर बताना था। सेकंड 5 ईयर प्लान 1955 में बना? नो, सेकंड 5 ईयर प्लान तो 1956 में बना था। कार्व कमेटी 1956 में बनी? नो, ये तो 1955 में बनी थी। आईपीआर 1956 में स्टार्ट हुआ? यस, इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में स्टार्ट हुआ था, और प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी थी? नो, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। तो ये सारे आपके आंसर्स हैं, जिसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। इंडिया को प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग की क्यों मानी गई? बार बार बताया गया बेटा, पढ़े लिखे लोग सस्ते दामों में। फैज खान, डोंट इंटरप्ट। स्किल्ड मैन पावर एट लो वेज रेट। याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग क्यों माना जाता है? तो ग्लोबल डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है एट लो वेज रेट। तो इसका आंसर हुआ सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, बोथ बी एंड सी। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं सर। डीमोनेटाइजेशन का एम क्या था? एनकरेज द यूज ऑफ ईज, ब्लैक मनी को पकड़ना, यूनिफाई करना टैक्स स्ट्रक्चर को, या सब? भैया सबसे बड़ा मोटिव यही था, ब्लैक मनी को कर्व करना, कंट्रोल करना। ठीक है जी। अगर कोई और ऑप्शन ऐसा मिलता हुआ होता तो हम उसमें बोथ या फिर ऑल पर जाते। सेल और भेल की सर फुल फॉर्म बता दो। सेल की फुल फॉर्म है भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल की है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सर आईबीआरडी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
और सर IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा था आप कितनी पब्लिक सेक्टर रिजर्व है, हमने कहा मात्र 3 सेक्टर रिजर्व हैं। 17 पहले थी, अब नाउ रिड्यूस टू 3, 3 पर आ चुकी हैं। ठीक है जी। अब आते हैं अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। 21 का क्वेश्चन था कि जब इंडिया की इकोनॉमी ने अपने आप को ओपन अप किया तो उससे एफडीआई और फॉरेक्स रिजर्व कंट्री में बढ़ गया। हमने पहले डिफेंड और रिफ्यूट लिखना है बिना अपनी एक्सप्लेनेशन दिए। तो सबसे पहले आपने डिफेंड या रिफ्यूट करना था, तो आपने लिखना है डिफेंड। हाँ सर, जब इंडिया की इकोनॉमी को हमने खोला तो इंडिया में बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई और इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व भी खूब आया। जब इंडिया की इकोनॉमी को हमने ओपन अप किया तो लिबरलाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि सरकार ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था भैया, इंक्रीज। और अपनी लिमिट को बढ़ाने का मोटिव क्या था कि बाहर से पैसा इंडिया में एंटर करे, और वही हुआ। 100 मिलियन हुए 1991 में, 74 बिलियन हो गए रिसेंटली। यानी 100 मिलियन से आपकी कहानी 74 बिलियंस पे चली गई। कब हुई? 1990 में आपके पास 100 मिलियन डॉलर्स थे और अब कितने हो गए? 74 बिलियन डॉलर्स। तो कहीं ना कहीं कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ी। इसीलिए हमने कहा 1990 से पहले इंडिया एक बैगिंग बाउल था, भीख मांगने वाले कटोरे की तरह से था कि पैसा दे दो पैसा दे दो। और नाउ इट इज सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। अच्छा सर, फॉरेक्स रिजर्व के हालात क्या थे? क्या कंट्री में फॉरेन रिजर्व आया? बहुत फॉरेन रिजर्व आया। हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट भी करा था, आपको याद होगा, एलपीजी पॉलिसीज के अंदर। ठीक है जी। और फिर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैरियर्स को भी रिड्यूस कर दिया था। उससे इंडिया में फॉरेन रिजर्व काफी जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ? 1990 में ये 6 बिलियन डॉलर होता था और अब ये 321 बिलियन तक पहुंच गया था 2014 एंड 15 में। तो डिफेंड कर कर पॉजिटिवली उसका आंसर देना है कि हाँ, दोनों चीजें हमारी इंक्रीज हुई हैं। अगला प्रश्न था एलपीजी होने के कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे पड़े। क्या पड़ा सर? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई कंट्री की, 5.6% थी, और इन सब के बाद लगभग 7.6% टू 8% तक इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ गई थी। सबसे पहला बेनिफिट एलपीजी पॉलिसी का, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2 जो ऊपर वाले से ही मिल रहा है वो क्या है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हमने एलपीजी पॉलिसीज का यूज करा तो भारत में बहुत ज्यादा एफडीआई और एफआईआई बढ़ने लगी। डेटा आपके सामने ही है। पॉइंट नंबर 3 पॉजिटिव, इंडिया एक्सपोर्ट्स में बढ़ गया था। ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, ये चीजें इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगी आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज। और जो एक बड़ा मोटिव था एलपीजी पॉलिसीज को लाने का वो क्या था बेटा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करना। और कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने इन्फ्लेशन को चेक किया और अपना इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल किया आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा था जो 3 टर्म्स को डिफाइन करो, कोटा, प्राइवेटाइजेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो आपको पता ही है, कोटा मतलब एक लिमिट लगा दो सर्टेन गुड के ऊपर जिससे ज्यादा सामान इंपोर्ट ना हो सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का मतलब अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दो इंटरनेशनल कंपटीशन से, और उनको बचाने के लिए इंपोर्टेड सामान देश में ना मंगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था जी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आप सबको याद ही थी कि अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना फॉरेन इकोनॉमीज के साथ और बीच में बैरियर्स को खत्म कर देना। वो कह रहा है जी एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमने कहा जी देखो, अगर ग्लोबलाइजेशन का कोई एग्जाम्पल है तो वो आउटसोर्सिंग ही है। जी, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग का मीनिंग आपको पता ही है, कोई भी काम जो कोई कंट्री करती थी, अब वो काम उसने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया और वो एक्टिविटीज वो उससे कराकर उसको पैसे देती है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा आउटकम आउटसोर्सिंग है। और ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिया आउटसोर्सिंग की एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है। बीपीओ हो या केपीओ हो या कॉल सेंटर्स हो, इंडिया उसके लिए काफी जाना माना है, क्योंकि इंडिया को एक फेवरेट हब ऑफ आउटसोर्सिंग कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज को हायर किया जाता है फॉर फॉरेन कंपनीज।
लास्ट क्वेश्चन आया, आत्मनिर्भर भारत इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस सेल्फ रिलायंस से मिलता जुलता हुआ। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भाई सेल्फ डिपेंड को बोलते हैं हिंदी में, सेल्फ डिपेंडेंट होने को बोलते हैं। आत्मनिर्भर बेटा अपने ऊपर निर्भर हो जाइए, और सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था? सेल्फ डिपेंड हो जाइए। तो सर मिलता जुलता ही तो है। हाँ, तो बोलो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बना था तो सेल्फ रिलायंस का मोटो ही यही था कि इंडिया बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन फूड ग्रेन्स। इंडिया फूड ग्रेन में क्या हो जाए? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जी, इंडिया को किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी फूड ग्रेन इंपोर्ट ना करना पड़े। इंडिया का फॉरेन डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाए, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये सब चीजें सेल्फ रिलायंस में थी। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत एक दूसरे के लिए रूट है, ठीक है जी, इस प्रोसेस के लिए। तो हमने क्या लिखा जी? द एम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी वाज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। It stressed on the use of domestic resources to avoid foreign interference, as it was feared that the dependence on the imported goods supplies, foreign technology, and foreign capital may increase foreign interference in the policy of our country. और बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा सामान फॉरेन कंट्रीज का अपनी कंट्रीज में मंगाते हो तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी। और भैया जब आपके घर में दूसरों का अधिकार और इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा तो आप लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे, और आप जब अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भर नहीं कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने कहा हाँ जी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं इंडियन प्लानिंग प्रोसेस सेल्फ रिलायंस के लिए एक रूट है, जिससे हम आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे और इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएगा। ये था आपका ओवरऑल टेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम जो हुई है एमसीक्यूज में तो हुई है, साथ में यहाँ थोड़ा-सा वे ऑफ आंसरिंग में काफ़ी दिक्कत हुई है। तो ये इसकी पीडीएफ मैं आप सबको सेंड कर दूँगा, जिससे आप सब इस पीडीएफ को, इन आंसर्स को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें आंसर्स कैसे पुट करने थे। ठीक है जी? तो ये हमारा टेस्ट था, जो भी मिस्टेक्स और वो थी वो सब आपके सामने आ चुकी हैं। और बाकी फिर देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है हमें डिस्कस, ठीक है जी? तो इसकी मैं आपको जो है